स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो बहुत अमेजिंग चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ ना दोस्त, अगर सीबीएसई 2025 में अगर एग्जाम देना है ना तो इस सारे क्वेश्चन को करके जाना, बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत कुछ सीख जाओगे और बहुत कुछ नई चीजें सीखोगे। ठीक है, चलो चलते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूविंग चार्ज्ड एंड मैग्नेट। क्लास 12 सीबीएसई एग्जाम वन शॉट है। वन शॉट है मतलब एक ही शॉट में हम पूरा खत्म करेंगे। चलिए, सबसे क्लास लाइव है, रिकॉर्डेड नहीं है। जो भी बच्चा लाइव देख रहा है, कुछ भी अगर डाउट हो फील फ्री टू आस्क। ठीक है, मैं पूरी चीजें बताऊंगा जो आपको डाउट होगा। तो सबसे पहले हम शुरू से शुरुआत करते हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस। चलो, द फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूट्रॉन and alpha particle moves with the same kinetic energy under the effect of identical magnetic field। identical मतलब दोनों के लिए magnetic field same है, पॉइंट को ध्यान रखना, मस्त क्वेश्चन है। field what will be the ratio of the radii मतलब जिस रेडियस में वो घूमेगा, their path followed by। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। मैं अक्सर देखता हूँ कि बच्चा जब इस एग्जाम को देता है ना, वो अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन और क्या नाम है प्रोटॉन, इसके चार्ज और मास को लेकर थोड़ा कंफ्यूज होता है। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, याद रखना, इसको याद रख लेना। मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ। अगर बात करूँ प्रोटॉन की, किसकी बात करूँ? प्रोटॉन की बात करूँ। प्रोटॉन है, उसके बाद हमारे पास क्या दिया है? ड्यूट्रॉन है, उसके बाद अल्फा पार्टिकल। ठीक है, बहुत बढ़िया। याद रखें, अगर मैं चार्ज की बात करूँ, किसकी बात करूँ? चार्ज की बात करूँ, तो चार्ज इसमें होता है एक प्रोटॉन, और इसमें भी ड्यूट्रॉन में एक प्रोटॉन होता है, और इसके पास दो प्रोटॉन्स होते हैं। हमेशा याद रखना, न्यूमेरिकल्स में अटक जाओगे। अगर मास की बात करूं, तो इसका मास अगर m है, तो प्रोटॉन के मास का ट्वाइस होता है ड्यूट्रॉन। प्रोटॉन के मास का ट्वाइस होता है ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन का ट्वाइस होता है अल्फा पार्टिकल। बस, क्या चीज बता दिया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया, मजा आएगा इसका, देखना। अब हमको बोला तो भाई इसको तो मैं साइड रखता हूं, और इसको तो आप लिख लेना, क्योंकि ये आपके शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले रेडियस का एक फार्मूला है, आप जानते होंगे, mv इज इक्वल टू qv। qb, q यहां पे क्या है? q यहां पे है चार्ज, m क्या है? मास, r क्या है? v क्या है? वेलोसिटी, b क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, और r रेडियस है। समझो थोड़ा सा भाई, यहां पे ना काइनेटिक एनर्जी पूछा। क्या? काइनेटिक एनर्जी पूछा। तो मोमेंटम का एक फार्मूला पढ़े होंगे 11th में, 2m ke काइनेटिक एनर्जी, 2m ke काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं स्क्वायर करूं, अगर नहीं भी करूं, तो p का वैल्यू क्या निकलेगा? mv, मोमेंटम, इसी को बोलते हैं मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। तो p बाय क्या होगा? qb। अगर गौर से देखोगे तो अगर मैं r p का वैल्यू निकालता हूं तो क्या निकलेगा? 2m काइनेटिक एनर्जी, साथ में कितना हो जाएगा? qb। हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्त, मस्त क्वेश्चन है, देखना, जहां डाउट लगे मुझसे पूछना। अब सबसे पहले मैं ड्यूट्रॉन का निकालता हूं, तो यहां पे d लिखूंगा। 2 मास ऑफ द ड्यूट्रॉन, md, काइनेटिक एनर्जी दोनों के लिए सेम है बोला है। अंडर द काइनेटिक एनर्जी, आइडेंटिकल काइनेटिक, सेम काइनेटिक एनर्जी, दोनों के लिए काइनेटिक एनर्जी सेम है। बहुत बढ़िया। q चार्ज, किसका चार्ज भैया? ड्यूट्रॉन का। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, आइडेंटिकल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों का सेम है। नहीं समझ में? थोड़ा सा चलते हैं आगे। इसी तरीके से अगर मैं अल्फा पार्टिकल का निकालता हूं तो कितना निकलेगा? 2m अल्फा, काइनेटिक एनर्जी सेम है, और q अल्फा चार्ज का है, और ये मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है? सेम है। दोनों का रेशियो बोला, ऑब्जेक्टिव है तो मैं ज्यादा इंटरटेन नहीं करूंगा, डिवाइड कर देता हूं। यहां से b कैंसिल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा? हमारे पास जो बचा है वो देखो क्या बचा है। यहां पे ड्यूट्रॉन और ये अल्फा पार्टिकल। गौर से देखोगे तो यहां पे 2 md, d फॉर ड्यूट्रॉन, ये फ्लिप करके जाएगा, तो q अल्फा ऊपर चला जाएगा, उसके नीचे आ जाएगा qb, qd, d फॉर ड्यूट्रॉन,
और ये कहाँ आ जाएगा, ये रिप्लेस करके यहाँ पे आ जाएगा, तो इट बिकम्स 2m अल्फा। गॉट इट, गॉट इट। यार मुझे अगर बात करूं यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। 2 md ड्यूट्रॉन का मास कितना होता है, 2m होता है। दोनों में ब्रैकेट है, तो दोनों में अंडर रूट है, दोनों को साथ में ले लिया, नीचे 2, इसका कितना होता है 4m। समझ में? चार्ज की बात करूं, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है 2e। ड्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, कट गया, mm कटा, 4 कटा, तो यहां पे क्या बचा है 2 और नीचे बच गया √2। 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, √2 इंटू √2, ऑलरेडी क्या चल रहा है √2, कट गया। द फाइनल आंसर इज √2, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन है। दोस्त ऑब्जेक्टिव है, मजेदार क्वेश्चन है, कहीं पे शक या शंका डाउट हो तो पूछ लो और देख लो, क्वेश्चन बहुत मजेदार है, आपको बहुत फायदा करेगा। हर क्वेश्चन के बाद मैं साइड हट जा रहा हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, बड़े आराम से देख लेना। कई बच्चे कहते हैं स्क्रीनशॉट लेना रहता है करके, तो मैं साइड हट जा रहा हूं, देख लें और समझ लें। चलो ओके डन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू अ स्टेशनरी चार्ज। याद रखना, चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक को हम दो तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, एक होता है रेस्ट चार्ज और एक क्या होता है मूवेबल चार्ज। जो चार्ज क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। ठीक, आप कितना भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्यों ना लगा दो, अगर चार्ज रेस्ट में है ना तो वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अगर चार्ज मूव कर रहा है तब वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो यहां पे क्या बोलता है, अ वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू अ स्टेशनरी चार्ज, देन द चार्ज एक्सपीरियंस, चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेगा, अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो रेस्ट में। तो क्या होगा इसका आंसर, नो फोर्स। घुमाने के लिए स्टार्टिंग में दिया है दोस्त, पढ़ लेना। ठीक, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, मैं साइड और नोट कर लेना। ठीक, फॉर अ मैग्नेटिक फील्ड टू बी मैक्सिमम, फॉर द मैग्नेटिक फील्ड टू बी मैक्सिमम ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, याद करो बायो-सेवर्ट्स लॉ, स्मॉल एलिमेंट करंट एलिमेंट बोलते हैं, बायो-सेवर्ट्स लॉ याद हो जाना चाहिए। एलिमेंट ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर एट अ पॉइंट, द एंगल बिटवीन द एलिमेंट एंड द लाइन जॉइनिंग इज मैक्सिमम पूछा है ना दोस्त, याद करो क्या था, ये था, ऐसा था, ये था, ये थीटा था, ये बी था, ये आर था, ये डीएल था करंट एलिमेंट। तो डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय क्या था आर स्क्वायर। भाई यहां पे साइन थीटा, साइन थीटा एंगल के साथ अपने वैल्यूज को क्या करता है, बढ़ाता है। साइन थीटा अपने एंगल के साथ क्या करता है, वैल्यूज को बढ़ाता है। तो जितना ज्यादा साइन थीटा का वैल्यू, मतलब जितना ज्यादा का मतलब ये भी समझ लेना भैया, मैक्सिमम साइन का, साइन के पता होगा आप, साइन का अगर रेंज को जानते हो, -1 से स्टार्ट होता है, कहां तक जाता है, +1 तक। +1 कहां पे आता है, 90 में आता है। तो साइन का वैल्यू मैक्सिमम सिर्फ 90 पे होता है, समझ में आया ना। तो 90 पे होगा, तो मतलब ये जो लाइन यहां पे है वो सेगमेंट धीरे धीरे अगर यहां पे आ जाता है तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90। जब थीटा का वैल्यू 90 हो जाएगा ना, तो ये जो डीबी हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि यहां पे साइन 90 का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, अगर वही वैल्यू अगर 0 हो जाता है तो साइन 0 का वैल्यू 0, तो मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स 0। तो 0 कब होगा, ये वाला पॉइंट यहां पे आ जाएगा। तो हम तो जानते हैं एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड वैसे भी 0 होता है ना लाइन के। तो याद रखना किस में होगा, 90 पे। 180 पे भैया इसके जस्ट अपोजिट चला जाऊंगा, 180 पे तो वैसे 0 हो जाएगा। यहां था वो इधर आ जाएगा, मतलब इधर आ जाएगा, मतलब वो इसी लाइन में आ गया, इसी लाइन में आ गया, मतलब फिर से 0 हो गया। देख लेना, मस्त क्वेश्चन है, अमेजिंग क्वेश्चन है, बहुत बेनिफिट देगा ये वाला क्वेश्चन। चलो फटाक से देख लो, जहां भी डाउट हो सके शंका हो ये बता देना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, याद करो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या था, द कॉइल, याद करो यार। देखो गैल्वेनोमीटर हम दो तरीके से कंसीडर करते थे, पहले था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और एक क्या था, मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। क्या था, एक में मैग्नेट मूव करता था और एक में
कॉइल मूव करता है, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। यहाँ पे कॉइल क्या, मूविंग कॉइल है, यहाँ पे कॉइल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं आगे क्या बताना चाह रहा है। द रोटेट्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग कॉइल। याद करो, जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हो ना, जब भी आप ये फील्ड पढ़ते हो ना, तो आप क्या कर, जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ते हो ना, तो इस तरीके का आप पहले एक डेरिवेशन सॉल्व करते हो, आपको याद होगा, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय रेक्टेंगुलर कॉइल, याद है? और उसी का ही प्रिंसिपल पे कौन था, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मतलब कॉइल में जब हम करंट को फ्लो करते हैं तो कॉइल क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, उस मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, वो टॉर्क एक्सपीरियंस करना चालू करता है। तो ये एकदम परफेक्ट रीजन है, परफेक्ट आंसर है, रोटेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द करंट कॉइल, एकदम परफेक्ट है। लेकिन मैं साथ में और भी ऑप्शंस को आपको बता दे रहा हूं, ध्यान रखना। रिमेन द स्टेशनरी इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बढ़ता है भाई, मूविंग कॉइल, देखो मैग्नेट के बीच में कॉइल रहता है, जैसे जैसे आप करंट को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा वैसे वैसे टॉर्क जनरेट होगा, वैसे वैसे डिफ्लेक्शन भी क्या होगा उसका ज्यादा होता है। ये आप पढ़े होंगे, ठीक है, ये आप 12th में पढ़े होंगे, बहुत अच्छे से नहीं पढ़े होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, ऑप्शन नहीं आ जाएगा इसका। हाँ, अब इसको देखो, अ वायर ऑफ लेंथ एल, एक वायर जिसका लेंथ एल है, कैरिंग अ करंट आई, एक वायर है जिसका लेंथ कितना भैया, एल है, करंट कितना कैरी कर रहा, आई करंट कैरी, बी टर्न्स इन अ सर्कुलर लूप, इसको सर्कुलर लूप के फॉर्म में हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्कुलर लूप टर्न, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन विल बी द मैग्नेट मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, मैं इसको रट लो बोलता हूं यार, ये फार्मूला, म्यू इज इक्वल टू एन आई ए, मैग्नेटिक मोमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, रट डालो। यहां पे कैपिटल एन दिया है तो मैं इसको म्यू इज इक्वल टू कैपिटल एन आई ए, मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया अपनी क्लासेस में, अगर आप नहीं देखे हो तो बिल्कुल प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, 2-2 3-3 चैनल है, माई एकेडमी सर्च मारोगे 3-3 चैनल खुल जाएगा, किसी ना किसी में आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। एन आई ए, तो यहां पे पूछ रहा है कि अगर एन का वैल्यू को मैं क्या रखूं, क्या रख सकते हैं, देखो एन का वैल्यू विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस करंट कैरिंग लूप इज मैक्सिमम, मैक्सिमम होना चाहिए। तो एन का वैल्यू, अगर मैं बोलूंगा आप बाजार जाओ और बाजार जाओ और कोई चीज खरीद के लाओ, कोई भी एक सामान खरीद के लाओ, मान लो आपको बोलूंगा एक ब्रश खरीद के लाओ, आपके पास ऑप्शन है एक ब्रश लाऊं या हजारों ब्रश लेके आओ, बात समझ में आया ना? तो यहाँ पे अब जो कॉइल जो लाइन बन रहा है उसका एक टर्न बनाओ या बहुत सारे टर्न बनाओ, यहाँ फर्क है। देखो आपको रीजन बताता हूँ, रीजन समझोगे मजा आ जाएगा। तो मुझे एरिया की अगर बात करूँ, एन की अगर बात करूँ तो यहाँ पे म्यू आई ए हो जाएगा, अगर म्यू की बात करूँ आई ए, सॉरी हाँ आई ए, थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ, ए की अगर बात करूँ म्यू एन आई होगा। अगर n का वैल्यू मेरे पास 2 वैल्यूज होता, अगर आप पढ़े होंगे तो याद होगा ये 1 से इंफिनिटी तक इसका वैल्यू को वेरी कर सकते हैं। जब इसका वैल्यू 1 रखूंगा ना, जब इसका वैल्यू 1 रखूंगा तब क्या होगा, देखो ध्यान रखना, n का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे एरिया कम होता जाएगा, एरिया, क्योंकि उसके यूनिवर्सली प्रोपोर्शनेट है। कैसा, उसके यूनिवर्सली प्रोपोर्शनेट है। मैग्नेटिक मोमेंट इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा मैग्नेटिक मोमेंट कम होगा। बैठा लो दिमाग में, बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, और यही वो क्वेश्चन है जिसमें बच्चा देख के बोलता है कि यार बड़ा टफ पेपर आया था, समझ में? मैग्नेटिक मोमेंट, ध्यान रखना, मैग्नेटिक मोमेंटम अलग होता है, कैपिटल एम इज इक्वल टू 2ml, मैग्नेटिक मोमेंट यूनिट डिबॉय, वो नहीं बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक मोमेंट में टर्न बढ़ाते जाओगे तो मैग्नेटिक मोमेंट कम होता जाएगा, टर्न अगर कम रहेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा रहेगा। तो मेरे पास तरीका है, या तो एक टर्न बनाओ या उसके हजारों टर्न बना दूं। तो टर्न मेरा कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसी क्वेश्चन में मैं 2-3 क्वेश्चन आपको जोड़ के बता दे रहा हूं। अगर बोलेगा कि अगर हमको मैक्सिमम चाहिए, क्या चाहिए भैया, हमको मैक्सिमम चाहिए, तो टर्न आप 1 कंसीडर करना। क्या कंसीडर करोगे, 1, क्योंकि अब 1 से कम तो हो है ही नहीं उसका वैल्यू। अब मैं बोलूंगा एक वायर लो और उसको गोला बनाओ, मतलब एक सर्कुलर बनाओ, तो कितना सर्कल बना सकते हो, मिनिमम तो एक बना ही सकते हो, मैक्सिमम कितना बना सकते हो। स्प्रिंग बना ना, स्प्रिंग को देखो ना, बहुत सारा मुड़े रहता है, बहुत सारा बना सकते हैं, नहीं समझ में है?
तो मिनिमम अपन अगर इसको 1 रखते हैं ना, तब इसका वैल्यू हमको मैक्सिमम मोमेंटम मिलेगा। अगर इसका वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे, बहुत सारा टर्म्स अगर डाल दोगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाता है यार। किसी भी चीज को इन्फिनिटी से डिवाइड देते हैं तो वैल्यू क्या आता है? जीरो। ध्यान पे रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं तो कहता हूं कि एग्जाम के एक दिन पहले इस वीडियो को जरूर देखना दोस्त, बहुत फायदा होगा इस चैप्टर का, मैं 100% बता रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे ही हमारा 7.5 हो गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मस्त क्वेश्चन, दिल खुश का क्वेश्चन है। 3 आइडेंटिफाइली लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर्स ए बी सी, बहुत बढ़िया, आर कैप्ड इन इक्वल डिस्टेंसेस, इक्वल डिस्टेंसेस में कंसीडर कर ले और दिया है आर, ठीक है, फ्रॉम ईच अदर शोन इन द फिगर, द वायर सी एक्सपीरियंस द नेट फोर्स एफ। अगर तीनों सेम है, अब कुछ चीजों को ध्यान पे देखना, आपको पता होगा कि अगर 2 पैरेलल वायर्स अगर मूव करता है ना, अगर इसमें क्या करंट जाता है, आई करंट अगर फ्लो हो रहा है और I1 करंट, इसमें I2 करंट अगर फ्लो हो रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर R है, तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है दैट इज F/L, और ये होता है म्यू 2πr I1 और साथ में होता है I2। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, और इस सारे फॉर्मूले आपको इस एक बुक के अंदर मिल जाएगा, खत्म है, ठीक है। इस एक बुक के अंदर सारे फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैं यूनिट लेंथ को लेके चल रहा हूं, मान लेता हूं कि लेंथ कितना है, यूनिट है, तो F इज इक्वल टू कितना हो गया, म्यू नॉट I1 I2, साथ में क्या होगा 2πr। R इज अ, देखो 2 बोला है, अब इसको देखो, अब इस क्वेश्चन के फॉर्म में मैं चेंज करता हूं, बोलता है कि 2 वायर है, देखो 2 वायर है, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होता तो दे आर अट्रैक्ट टुगेदर, बता चुका हूं, ठीक है, निकाल चुके हैं। अगर अपोजिट फ्लो होगा तो दे आर रेपेल टुगेदर। तो अगर इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, इसमें भी आई करंट फ्लो हो रहा है, सेपरेशन कितना आर है, तो मेरा जो फार्मूला होगा बोलता है म्यू नॉट I1 की जगह पे भी आई, I2 के जगह पे भी आई, और 2π, और ये हो गया R, तो म्यू नॉट I², साथ में होगा 2πr। मतलब यहां तक समझ में आ गया। अब कहानी में ट्विस्ट बोल रहा है, नहीं कहानी में ये यहां तक खत्म नहीं हुआ दोस्त, ये इन दोनों के बीच का हुआ, किन दोनों के बीच का हुआ, इन दोनों के बीच का हुआ, इन दोनों के बीच, इसके प्रेजेंस से ये फोर्स लगा रहा, अब ये भी तो फोर्स लगाएगा, तो मैं उसको F2 कंसीडर कर रहा हूं। कितना कंसीडर कर रहा हूं, F2। F2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो अभी द नेट फोर्स सी करंट और द रिवर्स, अच्छा रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, अब F2 के लिए वैल्यू अगर मैं डायरेक्ट निकालूंगा तो क्या होगा, म्यू नॉट I, एक का I, दूसरे का क्या चल रहा है 2I, सेपरेशन कितना है R प्लस R 2R, तो 2π, साथ में कितना हो जाएगा 2R। नहीं समझ में? अब अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखूं तो F2 का वैल्यू कितना होगा, म्यू नॉट I², वहां पे भी हुआ, साथ में कितना हो जाएगा 2πr। हुआ नहीं हुआ? ये मेरा नेट फोर्स आ रहा है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन यहां पे नहीं खत्म हुआ, क्वेश्चन यहां पे खत्म हुआ, बोलता है कि भैया ए वाला जो करंट है उसको रिवर्स कर देता हूं मैं, अभी वो अपवर्ड जा रहा था उसको मैं डाउनवर्ड कर देता हूं, डायरेक्शन बिकम्स चेंज। तो जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा भाई, जो नेट फोर्स होगा F1 अगर ऊपर जा रहा है तो F2, ये दोनों के बीच का जो फोर्स है वो F1 अट्रैक्ट वाला है, इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो क्या है, रिपेल वाला है, इसलिए मैंने क्या लगा दिया माइनस। और F1 का वैल्यू मुझे याद है दोस्त, क्या याद है, म्यू नॉट I² 2πr, और मुझे F2 का वैल्यू भी याद है, क्या, म्यू नॉट I² 2πr। देखो सन्नाटो खत्म हो गया, मतलब कितना आ गया, फोर्स बिकम्स जीरो। बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन ऑप्शन, मस्त क्वेश्चन है। अब जो बच्चा सीबीएसई का लिटरली अगर सीरियसली एग्जाम दे रहा होगा वो इस क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंस को समझ रहा होगा, किस लेवल का क्वेश्चंस में लेके आया। तो फटाक से देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, अमेजिंग क्वेश्चन यार। द करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर इंक्रीज 20%। जो भी करंट था, जो भी करंट सेंसिटिविटी था, उसके करंट जो भी फ्लो हो रहा है, जो भी करंट था उस करंट का क्या कर रहा है, ऑफ 20% रेज कर रहा है।
ठीक, तो क्या हो जाएगा आई डैश आई एस, पता होगा ये सब तो बचपन से आप लोग खेलते आ रहे हो। तो 20%, 20 बाई क्या होगा 100, दोनों में कुछ कॉमन देखो बच्चों, तो कितना होगा 1 प्लस 1 बाई 5, तो इट बिकम्स आई एस 6 बाई 5, 5 1 जा 5, 5 1 6, तो ये हो गया, ये मेन करंट है। करंट सेंसिटिविटी चेंज हो गया, करंट सेंसिटिविटी चेंज हो गया। साथ में क्या बोल रहा है भैया, रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस बाय द 25%। तो जो रेजिस्टेंस इनिशियल था, जो सेंसिटिविटी का जो रेजिस्टेंस था, जो इनिशियल रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस का वो क्या कर रहा है, ऑफ 25% इंक्रीज। अगर यहां पे डिक्रीज बोलता तो मैं माइनस लगाता, इंक्रीज बोला इसलिए क्या लगा रहा हूं, प्लस लगा रहा हूं। वेरी गुड। अब मैं क्या करता हूं, आर एस, तो इसका वैल्यू आर एस रहने दो, आर एस ऑफ 25% मतलब 100, कट गया तो 1/4 बचा, 25 4 जा 100, ठीक है। आर एस डेस, बहुत बढ़िया, दोनों में आर एस कॉमन, 1 प्लस 1/4 कितना आ जाएगा, आर एस डेस आर एस कितना हो जाएगा 5/4, ये आ गया, आ गया। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा यार, ओम्स लॉ तो पढ़े हैं ना यार, पढ़े है ना। तो अगर मैं वीस की बात करूं, किसकी बात करूं, वीडेस हो जाएगा, आईडेस हो जाएगा, और ये क्या होगा आरडेस हो जाएगा। तो वीडेस इज इक्वल टू, आईडेस का वैल्यू कितना है 6i बाई 5, और इसका वैल्यू कितना है 5 RS बाय 4, कट गया 3/2, और क्या बचा आई आर का वैल्यू क्या VS है, VDS इज इक्वल टू 3/2 VS, ये आ गया। परसेंटेज चेंज इन वोल्टेज बोला है, द वोल्टेज सेंसिटिविटी विल बी, अगर 11th पढ़े हो तो एरर पढ़े होंगे, एरर का सबसे सिंपल फार्मूला क्या होता है भाई, VDS माइनस VS बाय क्या होता है VS बाय 100, नहीं समझी, चलो। VS डेस का वैल्यू हमारे पास कितना 3/2, बहुत बढ़िया, साथ में VS बहुत बढ़िया, फिर VS बहुत बढ़िया, फिर VS बहुत बढ़िया, फिर 100%, दोनों में कुछ कॉमन दिखा, VS 3/2 -1, नीचे VS है, उड़ा दो इंटू 100, बहुत बढ़िया, ठीक है। नया पेज ले लें, चलो ले लेते हैं भाई, घर की खेती है सब। तो हमारे पास जो वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज आ रहा 3/2 -1 इंटू 100%, ऑप्शन है ना भाई। तो ये कितना हो जाएगा 3 - 2/2 100%, कितना हो जाएगा यार 50। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ लग रहा मेरे को, एक बार चेक कर ले। करंट सेंसिटिविटी हमारे पास कितना बच रहा 1/5, सबके सब देखा अच्छे से, 6/5, बहुत बढ़िया, और वो 25% बढ़ा रहा, 25% मतलब 1/10, तो 5/4, ठीक है। RS VS का वैल्यू, IS का वैल्यू 6/5 I, 5/4, 3/2, VS इज इक्वल टू IR 3/2, बहुत बढ़िया, 3/2 VS कट गया, करेक्शन कितना चल रहा है 50%, तो आ ही नहीं रहा यार, ऑप्शन अपने पास डिक्रीजेस हो रहा है 5%। एक मिनट स्टार्टिंग कुछ बोला है क्या, और द करंट सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर इंक्रीजेस द 20% इंक्रीज हो गया, 6/5 परफेक्ट है, 25%, चेक करो कैलकुलेशन, 25%, 1/4, RS 5/4। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, आईडेस आरडेस में वैल्यूज को ला के रखेंगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालना है, तो 3/2 5 कैंसिल, तो 3I/2,
तो वो होता वी एस, ठीक है। तो वी एस का वैल्यू वी 100% में बोला है ना, 2 3/2। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। A proton and alpha particle move in a circular orbit in a uniform magnetic field. Their speed are in the ratio this. चलो ट्राई करो, रेशियो वाला, रेडियस वाला थोड़ा सा फॉर्मूला है वही वाला। नहीं करोगे, बताऊं कैसे बनेगा। देखो अब प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, ध्यान लगाओ प्रोटॉन क्या बोला था, रेडियस। अब थोड़ी देर पहले हमने बताया था R इज इक्वल टू एम वी, साथ में क्या था क्यू बी। और प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम है। द स्पीड ऑफ द रेशियोज, देखो सबसे पहले अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो आरपी मास पी, और ये क्या होगा वी, वीपी चार्ज क्यूबी क्यूपी, और बी मैग्नेटिक फील्ड सेम है, द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम है। ये किसके लिए था, प्रोटॉन के लिए। अल्फा पार्टिकल की अगर बात करूं तो एम अल्फा वी अल्फा क्यू अल्फा साथ में बी, हो गया हो गया। अब इन दोनों का जो ना वेलोसिटी का जो रेशियो दिया है, तो वेलोसिटी का रेशियो निकालने के लिए हमारे पास क्वेश्चन में दिया है द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इट इज 9/4। कितना दिया, 9/4। अब मैं इसको अगर रेशियो निकालता हूं, क्योंकि ये रेशियो निकालना है, तो एम पी बाई क्या होगा बीपी क्यू पी और साथ में बी, डिवाइड किससे करूंगा, एम अल्फा वी अल्फा क्यू अल्फा बी, बी भी कट गया। देखो अच्छे से देखो क्या क्या बन रहा है, और एम पी बाय एम अल्फा, बीपी बाय बी अल्फा, क्यू अल्फा बाय क्यू पी। नहीं समझ में? अब थोड़ा सा गौर करो भैया, थोड़ी देर पहले मैंने कुछ बताया था, क्या बताया था, एमपी कितने होते हैं भाई, एक ही होता है, नहीं पता, चार्ज एक ही होता है, नहीं पता तो बताओ। अल्फा पे कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। अबे ये मास की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, मास का। इसका कितना था, प्रोटॉन का m था, तो इसका कितना था, 4m था। इसका m था प्रोटॉन का, अल्फा कितना था, 4m था। 4m था। बीपी बाय बी अल्फा, बीपी बाय बी अल्फा क्वेश्चन में गिवन है कितना, 9/4। क्यूई अल्फा पे कितना होता है, 2e होता है, और इस पे क्या होता है, e होता है, एक कट गया। ठीक है, अब इसका वैल्यू चार्ज हो गया ना सब, mm कट गया, ये कट गया, तो ये कटा, कितना हो जाएगा 2 rp बाय r अल्फा, कितना हो जाएगा 9/8। ऑप्शन डी। नहीं समझ में, घूर लो अच्छे से, घूर लो अच्छे से, डाउट हो तो पूछो, हम फिर लौटेंगे इस क्वेश्चन पे, है ना, हम फिर से लौटेंगे इस क्वेश्चन पे, लेकिन इस पे देखो, ये समझ में आ गया, डाउट है कहीं पे, नो डाउट। चलो अब हम बात करते हैं एसेशन एंड रीजंस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एसेशन और रीजन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका खेलने का तरीका क्या है। ऑप्शन ए कब आएगा, ऑप्शन ए तब आता है जब एसेशन करेक्ट होगा और रीजन करेक्ट होगा, और दोनों एक दूसरे को क्या करता है, रिलेट करता है, ठीक। बी ऑप्शन कब आता है, एसेशन भी करेक्ट होगा और रीजन भी करेक्ट होगा, बट दे आर नॉट रिलेटेड टुगेदर, रिलेट नहीं करता, ठीक। सी, यहां पे क्या बोलता है, एसेशन तो ट्रू होगा लेकिन रीजन आर फॉल्स। डी, एसेशन भी फॉल होगा और रीजन भी क्या होगा, फॉल्स होगा। ये आपको पता होना चाहिए, ये चीजें आपको याद रहेगा तभी बनेगा, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपेंशन टाउ इज इक्वल टू एम बी, पता है ना, टॉर्क इज इक्वल टू m डॉट बी, ये एकदम परफेक्ट फार्मूला हमने पढ़ा है, ठीक है।
फॉर द टॉर्क ऑन द सर्कुलर करंट लूप ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अलोंगस द एक्सपेंशन ऑफ द टॉर्क, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था, PE इज इक्वल टू E। यहां पे दो चीज याद रखना, ये मैग्नेटिक मोमेंटम है, ये इलेक्ट्रिक मोमेंटम है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों सेम है। ऑफ द टॉर्क इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ द फील्ड, करेक्ट है, ये क्या है, करेक्ट आंसर है। तो एसेशन करेक्ट हो गया। अब सोचो, ये करेक्ट हो गया, ये करेक्ट हो गया, ये करेक्ट हो गया, मतलब ये वाला डी वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा क्या बोलता है, अ सर्कुलर करंट लूप इज अ मैग्नेटिक डाइपोल, ये भी करेक्ट है, ये भी क्या है, लेकिन रिलेट नहीं कर रहा भाई, ये मैग्नेटिक टॉर्क को बता रहा है और एक इसको बता रहा है, डाइपोल को बता रहा है, रिलेट कर रहा है क्या, तो दोनों करेक्ट तो हैं लेकिन रिलेट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी। एसेशन रीजन को सॉल्व करेंगे तरीका ये है। नहीं समझा, चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन क्या दिया है, एजम्पशन एम्पेयर सर्कुलर लॉ कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर विथ अ कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकली परफेक्ट। एम्पेयर सर्किटल लॉ, देख सेम आ गया सर्किटल लॉ, अगर ये करेक्ट होगा तो रिलेट कर रहा होगा, क्यों, क्योंकि दोनों एक ही चीज को बता रहे हैं। एम्पेयर सर्किटल लॉ रिलेट द लाइन इंटीग्रल, एम्पेयर सर्किटल लॉ रिलेट द लाइन इंटीग्रल, ये इसी चीज को बताने की कोशिश कर रहा है, इनक्लोज्ड सरफेस, याद होगा हमने पढ़ा है, तो ये इसको करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, एसेशन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बोथ आर रिलेट टुगेदर, दैट मींस ऑप्शन ए। इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक, अब चलते थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एम्पेयर सर्किटल लॉ इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द बायो-सेवर्ट्स लॉ। नॉट, देखो यहां पे इंडिपेंडेंट बोल रहा है और साथ में क्या बोल दिया, इसका मतलब वो डिपेंडेंट, अरे इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होगा कि डिपेंडेंट है वो, इंडिपेंडेंट का मतलब अकेला नहीं है वो, अकेला नहीं है वो डिपेंड कर रहा है। इंग्लिश वाले हो, पढ़ो ना यार, सिंपल सी बात है। क्या बता रहा है, तुम मेरे पे डिपेंडेंट हो कि इंडिपेंडेंट हो, टीचर पे इंडिपेंडेंट नहीं है बे, गधे दूंगा गद गद अभी। तुम टीचर पे डिपेंडेंट हो कि नहीं हो, है ना, तो जब टीचर पे डिपेंडेंट है तो उसको क्या लिखेंगे अपन, डिपेंडेंट। लेकिन मैं इसको एक और तरीके से बता सकता हूं, तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो, मतलब तो वही हुआ ना, तो ये वही घुमा दिया। तो एसेशन इज अ करेक्ट, क्योंकि एम्पेयर सर्किटल लॉ बायो-सेवर्ट्स के लॉ से ही आया था। यहां पे क्या बोलता है, एम्पेयर सर्किटल लॉ कैन बी डिराइव द बायो-सेवर्ट्स लॉ, सही बात, हमने डिराइव किया उसी के बेसिस पे, तो बोथ आर करेक्ट एंड बोथ आर रिलेट टुगेदर, दैट मींस ऑप्शन ए, दैट मींस ऑप्शन केस बेस्ड स्टडी। अब किसकी बात करते हैं, केस बेस्ड स्टडी, ठीक है, तैयार हो केस बेस्ड स्टडी के लिए, पूरा खत्म करके छोड़ेंगे आज, जितना भी लेट हो, तुमको लेट तो नहीं होगा ना। चलो केस बेस्ड स्टडी पढ़ लो अच्छे से, बेहतरीन केस है, केस को पूरा अच्छे से स्टडी कर लो। पहले आप खुद पढ़ो, जल्दी से पढ़ो, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी केस कुछ पढ़ो। नहीं सॉरी, केस बेस्ड स्टडी में ये फार्मूला बहुत पढ़ा हुआ है, आप लोग पढ़ा हुआ, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आप समझ गए होंगे कौन सा वाला फार्मूला। ये वही फार्मूला जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक डाइपोल को रखते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल, तो वो क्या करता है, टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। टॉर्क का वैल्यू क्या होता है, mb sin थीटा, m का मतलब 2ml और b का मतलब मैग्नेटिक फील्ड और c का मतलब sin थीटा, ये उसी चीज को बता रहा है। और ये साथ में मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंज फोर्स याद करो, तो लॉरेंज फोर्स वाले फार्मूले बता रहा है QBB sin थीटा कैप। चलो ये डायरेक्शंस को बता रहा है, चलो बहुत बढ़िया, ये सारी चीजें बता पढ़े हो, कोई नया चीज नहीं, स्क्रीनशॉट लेना, मैं साइड जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इसके जो क्वेश्चंस है लिटरली बड़ा अमेजिंग क्वेश्चंस है, चलो बताते हैं एक एक क्वेश्चंस को। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग दिस, मतलब उसकी स्पीड कितनी है भाई, स्पीड है 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, वेरी गुड, इन एक्स डायरेक्शन, बहुत बढ़िया। किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। तो मैं एक्स आते ही ना मेरे दिमाग की बत्ती जल गई कि भैया ये एक्स बोला, डायरेक्शन बोला, तो जरूर डायरेक्शन फैक्टर यूज करेगा, देन वी आर कंसीडर्ड द आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस में क्या होता है आई कैप, बहुत बढ़िया। एंड द मैग्नेटिक फील्ड 0.8 टेस्ला, 0.8 टेस्ला इन द z डायरेक्शन में, मान लेता हूं कि z इधर है,
जेड डायरेक्शन। देखो वेक्टर पढ़ना कितना जरूरी होता है, वेक्टर पढ़ना कितना जरूरी होता है। जो बच्चे 12th के मेरे पास आते हैं ना, बोलते हैं कि सर 11th में वेक्टर पढ़े नहीं। देखो पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना अगर वेक्टर वाले होते तो, अगर पढ़े होते तो आप चुटकी से क्वेश्चन को बना लेते। कैसे? इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, और याद रखना दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है तो मैक्सिमम फोर्स अटेंड करता है, थोड़ी देर पहले ही बताया था मैं। अब ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है, बहुत बढ़िया। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड कौन से में, जेड एक्सिस में, तो वी आर कंसीडर द के कैप, है ना, मैग्नेटिक फील्ड इन टेस्ला। टेस्ला अब क्या बोलता है, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे जो मैग्नेटिक फोर्स है, यार सिंपल सी बात है, क्यू बी वी, अभी पढ़े हैं अपन, वी बी, ये याद रखना, आगे पीछे मत कर देना भैया, पूरा कहानी गलत हो जाएगा, पूरा कहानी बदल जाएगा अगर इसको आगे पीछे कर दियो तो। अब सोचो एफ, यार किसकी बात कर रहा है, ये भी याद रखो, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। द वैल्यू ऑफ वी, वी का वैल्यू कितना है दोस्त, वी का वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 5 आई कैप। याद रखना ये मल्टीप्लाइड है, और ये क्रॉस है, ये क्या है, क्रॉस, और साथ में कितना बी, बी का वैल्यू 0.8 के कैप। ओके वेरी गुड। तो अब मैं क्या करूंगा, सारे न्यूमेरिक वैल्यू को एक साथ ला के रख देता हूं। 3 इंटू 10 टू द पावर 5, 0.8। फाइनली जो बचेगा वो बचेगा आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के। चलो बहुत बढ़िया। आई क्रॉस के, अगर साइक्लिक ऑर्डर वाला पढ़े होंगे आप, आई जे के, है ना, आई जे, जे के आई होना कैसा चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, के बाद आई आना चाहिए, लेकिन यहां पे आई क्रॉस के आ रहा है। तो आई क्रॉस के का वैल्यू कितना निकल जाएगा, आई क्रॉस के का वैल्यू निकल जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 5, 0.8, इसका वैल्यू निकलेगा -j, क्योंकि ये क्लॉकवाइज हो गया, आई क्रॉस के क्या हो गया, क्लॉकवाइज, तो इसीलिए क्या आ गया माइनस, दिस माइनस प्लस। अब इसको थोड़ा मल्टीप्लाइड कर दो, 16 3 जा 48, 48 3 जा, हाँ कर लेना ना, ये आ जाएगा 3.84, 10 टू द पावर -19 प्लस तो -14। तो आंसर तो दिख रहा है भैया, दो आंसर दिख रहे हैं हमारे पास, तीन आंसर दिख रहे हैं, लेकिन -j, j इज अ वाई डायरेक्शन, -j इज ए अपोजिट टू द वाई डायरेक्शन। तो मतलब ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो गया, तो j प्लस में आया कि माइनस में आया, प्लस में आया, तो प्लस में आया मतलब द नेगेटिव डायरेक्शन इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ डी, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। देख लो कहीं भी सके शंका डाउट हो पूछो, जल्दी पूछो। घूरो, नहीं घूरना है, पक्का, चलो वेरी गुड। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, अब क्या बोलता है, एट एन इंस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग एक्स वाई प्लेन। याद रखो एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा, बहुत बढ़िया। मैं मान लेता हूं कि एक्स वाई प्लेन है, चलो ऐसे नहीं मानते, बढ़िया मानेंगे यार। ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, दैट इज एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन है। At the instant of electron moving the xy plane, the component of the velocity vx, vx देखो xy डायरेक्शन मूव कर रहा है। देखो मैं बोलता ना वेक्टर पढ़ने का फायदा, x डायरेक्शन का तो 5 इंटू 10 टू द पावर 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड, एंड vy का वैल्यू कितना दिया है, 3 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर j कैप मीटर पर सेकेंड, हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड B का वैल्यू कितना दिया भाई, 0.8 t इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है, और V किधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, जा रहा है। तो एल्जेब्रिक सम अगर करते हैं वेक्टर का, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, Vx आई कैप Vy j कैप। मतलब जो x का वैल्यू था वो कितना था भैया, इतना था, 5 इंटू 10 टू द पावर 5 आई कैप प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर 5 जे कैप, ये भी निकल गया। अब बी दिया, बी किस में दिया, एक्स एक्सिस में दिया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आई कैप, हो गया। कौन मूव कर रहा मेरे दोस्त, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा। इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगता है वो फोर्स कौन सा होता है, सिंपल सा फोर्स होता है, F इज इक्वल टू क्यू
V क्रॉस B, याद रखना, रट डालो, B क्रॉस V कर दोगे ना, मैं इसका रीजन भी बताऊंगा यार क्यों V क्रॉस V होता है, डायरेक्शन पे मैटर करता है ना। अगर आप B क्रॉस V कर दोगे ना तो माइनस साइन आ जाएगा, आप जानते होंगे उसकी इंपॉर्टेंस को। अब F इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना होता है दोस्त, इसका वैल्यू होता है -1 या 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम V। अब यहां पे देखो वेक्टर का कमाल, ध्यान से देखना, इस B का वैल्यू कितना, मैं थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट ले रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों, इस B का वैल्यू कितना अपने पास, V का जो कंपोनेंट आया दैट इज 5 इंटू 10⁵ I कैप प्लस 3 इंटू 10⁵ J कैप, और इसका क्रॉस निकाल रहे हैं। ये अभी तक सिर्फ यहां जो है ना, ये सिर्फ V का वैल्यू रखा हूं यहां से यहां तक, क्रॉस सेम क्रॉस। अब B, V वेक्टर का वैल्यू 0.8 I कैप, 0.8 I कैप। अब देखो क्रॉस को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूं बेहतरीन तरीके से, कैसे, तो देखो F 1.6 इंटू 10⁻⁻19, अब इस I का क्रॉस होगा इस I के साथ, 5 इंटू 10⁵ I क्रॉस I, फिर प्लस, ये बाहर चल रहा है ना दोस्त, बाहर चल रहा है, ले जा रहा हूं 1.6 इंटू 10⁻⁻19, अब होगा 3 इंटू 10⁵। अब J का क्रॉस किसके साथ हो रहा है, I के साथ। अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि I का क्रॉस I के साथ, J का क्रॉस J के साथ, K का क्रॉस K के साथ 0 होता है, डॉट में 1 होता है, इसमें 0 होता है। तो भैया उस हिसाब से इस पूरे टर्म का वैल्यू 0 होगा क्योंकि ये 0 हो गया। तो हमारे पास क्या बचा है, तो हमारे पास जो बचा है, बता रहा हूं क्या बचा है, तो जो फोर्स के लिए जो वैल्यू बचेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और साथ में क्या चल रहा है 3 इंटू 10⁵ I J क्रॉस I। अब साइक्लिक ऑर्डर को सोचो, J क्रॉस I तो क्या हो गया, माइनस के, क्या बचा माइनस के, तो F इज इक्वल टू 16 3 जा 48, 48, और देखो कुछ छूटा होगा यार, 0.8 भी तो छूटा है, मैग्नेटिक फील्ड 0.8 भी आएगा, मैग्नेटिक फील्ड है ना यहाँ पे, 0.8 भी आएगा भाई आंसर। कोई चीज छूट जाता, मैं बताया ना कैलकुलेशन अक्सर मैं गलत करता हूं, बाकी कॉन्सेप्ट में कोई दर्द नहीं है भाई, आधी रात को भी उठाओगे तो कॉन्सेप्ट परफेक्ट बताएंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, मेरे पास कैलकुलेटर है तो मैं फटाफट करना चालू करता हूं। बताओ 1.6 इंटू 0.8 इंटू 3.8, F इज इक्वल टू 3.84 10⁻⁻19 प्लस 5 K वेक्टर, तो F इज इक्वल टू 3.84 10⁻⁻14 K, क्या आ जाएगा K, है क्या अपने पास 3.84 न्यूटन। बिल्कुल बिंदास देखें, अगर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं हर बार बोलता हूं, देख लें कहीं पे भी डाउट सा क्या शंका हो। डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, an electron and proton are both initially moving with the same speed with the same direction at 90 degree to the same magnetic field। मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड इधर है और उससे 90 डिग्री पे क्या चल रहा है, एक का इलेक्ट्रॉन चल रहा है बहुत बढ़िया और एक प्रोटॉन चल रहा है। आपको पता होना चाहिए द अमाउंट ऑफ चार्ज द सेम फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, दोनों पे सेम होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, बट क्या अलग होता है, उन पे मास इनका अलग होता है। मतलब इसका जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg, इसका होता है 1.6726 10⁻27 kg। तो ये
बहुत हल्का होता है, ये भारी होता है कंपेयर टू द मास। लेकिन चार्ज के पर्सपेक्टिव से बोथ आर सेम, चार्ज के पर्सपेक्टिव से दोनों के दोनों क्या है, सेम है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब वो 90 डिग्री कहां से है, वो 90 डिग्री कहां से है, ऐसे मूव कर रहा है, चलो सेम डायरेक्शन पे। मैग्नेटिक फील्ड, द एक्सपीरियंस द मैग्नेटिक फोर्स विच इज इनिशियली आइडेंटिकल का सेम होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। द इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, बहुत बढ़िया, इन द सेम डायरेक्शन एंड द डिफरेंट, देखो सिंपल है यार, ये अगर ऊपर जा रहा है मतलब दोनों सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं 90 डिग्री पे, दोनों के पास चार्ज सेम है, जो फोर्स होता है F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी होता है। अगर मैं F निकालूंगा क्यू वी बी, क्रॉस को सॉल्व करूंगा तो आएगा साइन थीटा, थीटा का वैल्यू 90, दोनों सेम स्पीड से सेम मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों पे चार्ज भी क्या है, सेम है, बट ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो बोथ आर अपोजिट डायरेक्शंस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि फॉर्मूला सेम आ रहा दोस्त, लेकिन क्या अपोजिट है, डायरेक्शन बिकम्स अपोजिट। देख लें, समझ लें, कहीं पे डाउट हो, शक हो, शंका हो, पूछ लें, बाकी तो घर की खेती है फिजिक्स। ठीक है, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं प्लीज अपना नाम लिख के दे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, केस बेस्ड स्टडी। तुम इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? द फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड, सिंपल है यार, सेकेंड थॉट आने नहीं चाहिए माइंड में भाई, लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स। और जब पढ़ाया था बताया था लॉरेंज फोर्स क्यों होता है भाई, को याद है। चलो, द फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड कैन एक्ट ऑन अ चार्ज विच, देखो द फोर्स ऑन अ चार्ज, मैं थोड़ी देर पहले बताया था, ये फोर्स कब एक्सपीरियंस करेगा, जब तक वो रेस्ट में रहेगा ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, वो मूव करेगा। अब चार्ज मूव किया तो करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड बना, और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों के बीच में फोर्स लगना चालू हो जाता है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए इस वाले चार्ज को मूव करना कंपलसरी है, तो ये मूव कैसे करेगा, तो उसको मूव करना चाहिए, तो ये तो एट द रेस्ट गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। तो मैं तो कलर चेंज कर लेता हूँ, नहीं तो भाई लोग बोलते हैं कलर नहीं आ रहा है। मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, गलत बात है यार, अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे अगर चार्ज मूव करेगा तो वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। पूछो क्यों, वो यूं, क्योंकि F इज इक्वल टू होता क्यू बी वी साइन थीटा, और दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा बिकम्स जीरो, और साइन जीरो का वैल्यू जीरो, तो टोटल क्या होगा, जीरो। तो सेम डायरेक्शन में मूव करेगा तो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, अरे भाया सेम डायरेक्शन हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन हो, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 180, और साइन 180 का वैल्यू फिर से क्या हो गया, जीरो, तब भी वो अटेंड नहीं करे, गलत है, गलत है, गलत है, तो आगा चेक करने की जरूरत नहीं, वही करेक्ट होगा, नहीं भी होगा तो बोनस मिल जाएगा। समझ रही हो तुम, बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन मत सोच भाई, क्योंकि तेरे से ज्यादा मेरे को तेरे फ्यूचर का टेंशन है भाई। ठीक, अब आता केस बेस्ड स्टडी में एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन, अमेजिंग क्वेश्चन, तो प्लीज पे मोर अटेंशन। अब इसको सोचो और बता दो, सारा फॉर्मूला यही दे दिया यार, अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। म्यू नॉट आई ए बी, तो ठीक है, ये सब चीज़ दिया है, मैं आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इसको आप पढ़ लो। मैं साइड हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको नोट्स बनाने में, क्योंकि भाई इसका तो नोट्स बना ही लेना। जब फिजिक्स का 21 को पेपर है ना, 20 तारीख तक या 18 तारीख तक आप पूरा कंप्लीट कर लेना फिजिक्स, उसके बाद एक दिन जितने वन शॉट करा रहा हूँ, जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ, प्लीज इसको देख के जाना, क्योंकि बाद में रिग्रेट ना रहे, अरे यार सारा तो वही से फंसा। प्रिडिक्शन नहीं है लेकिन सोचना भैया, एक्सपीरियंस है, तो देख लेना ना, बाद में ब्लेम नहीं करना कि हम तो पढ़ के ही नहीं गए थे करके। ठीक, चलो, हमको इन दोनों से मतलब है भाया, हमको इन दोनों से मतलब है। ठीक, चलो देखते हैं क्या है। A square loop of the carrying the steady current I, कितना करंट आ रहा है, I। सिंपल है, भयानक सिंपल क्वेश्चन है। देखो, करंट द हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब एक वायर है, वायर में करंट फ्लो हो रहा है, और एक रेक्टेंगुलर लूप है, लूप में भी क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो इन दोनों में से क्या होगा, तो मैं सबसे कुछ चीजें क्लियर कर दूं आपको, बेहतरीन चीजें क्लियर कर दूं। बेटा देखो, याद रखना, चार्ज और वायर दो अलग अलग चीज होती है। वायर अगर पैरेलल है ना, थोड़ी देर पहले बताया था कि वो फोर्स लगता है, फोर्स क्या होता है,
लगता है, ठीक है। लेकिन वायर और दोनों मैग्नेटिक फील्ड, दोनों वायर अगर परपेंडिकुलर है ना तो कोई फोर्स नहीं लगता है। मतलब अगर इसके 4 सेक्शन बनाऊं मैं, 1 2 3 एंड 4, तो ये 2 सेक्शन किसी काम के नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि वो इस वाले वायर के परपेंडिकुलर है, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा नहीं। तो बचा कौन? ये दोनों एक्सपीरियंस करने वाला, इधर ये वाला एक्सपीरियंस करेगा और ये वाला। अब बताओ ये दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। क्यों अट्रैक्शन होगा? क्योंकि सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा, क्योंकि अपोजिट में हो रहा है। अब ये बताओ ज्यादा अट्रैक्शन होगा कि ज्यादा रिपल्शन होगा? भैया जो पास में है वो ज्यादा करेगा, तो ज्यादा अट्रैक्शन होगा और रिपल्शन कम होगा। तो फाइनली जब देखो, कहने का मतलब एक ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है और एक कम रिपल्शन हो रहा है, तब वो क्या करेगा? अट्रैक्टिव रहेगा। मतलब वो इसी डायरेक्शन में क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। तो देखो, द नेट रिपल्सिव फोर्स अवे फ्रॉम द कंडक्टर, गलत बात है। अ नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अपवर्ड डायरेक्शन, गलत बात है। द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाउनवर्ड, द नेट अट्रैक्टिव फोर्स टूवर्ड्स द कंडक्टर, कंडक्टर के क्या होगा? उसी डायरेक्शन, पता है ना? क्योंकि ये इसको क्या कर रहा है? ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ये कम रिपल्शन कर रहा है। मतलब 10 लोग इसको धक्का मार रहे हैं, 5 लोग खींच रहे हैं, तब क्या होगा? उसी डायरेक्शन में जाएगा। थोड़ी स्पीड कम होगी, नहीं जाएगा उसी डायरेक्शन में। समझ में आ गया होगा? यस करेंगे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन आ गया बी। ये अच्छा बी उसी का है। चलो फटाफट देखो, फटाफट देखो। 2 पैरेलल वायर in free space are 10 centimeter apart, each are carries 10 ampere current। देखो 2 वायर है भाई, 2 वायर है भाई, दोनों के दोनों 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहे हैं भाई, 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। बोथ आर सेपरेटेड एट द 10 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, 10 सेंटीमीटर सेपरेटेड है। द फोर्स एक्सेप्टेड वन ऑफ द वायर टू अदर मीटर, मीटर सिंपल है यार। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला हमारे पास था F इज इक्वल टू, थोड़ी देर पहले बताया था, कैपिटल L म्यू नॉट I1 I2, साथ में था 2 पाई R, R इज द डिस्टेंस। नहीं पता तो यहां से भी देख लो, ये L को मैं यहां पे लिख लिया था, ठीक है। अब अगर यहां पे लाके रख दूंगा मैं वैल्यूज को, तो देखो F और यूनिट लेंथ के लिए हम निकालते हैं। देखो लेंथ पर मीटर, वो हमेशा नहीं भी देता तो आप समझ जाना कि वो लेंथ का क्या बोला है, यूनिट बोला। वो क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया भी है, तो मैं एफ को ही कंसीडर करूंगा, एल का कोई मतलब ही नहीं, आप उसको छोड़ दो। अब देखो यहाँ पे एक सबसे समझदारी की बात होता था, म्यू नॉट बाई 2 पाई रहने दो, I1 I2 बाय आर। अगर आप मैग्नेटिज्म पढ़े हो तो म्यू नॉट का वैल्यू आपको पता होगा, म्यू नॉट इज इक्वल टू, सॉरी, म्यू नॉट बाई 4 पाई इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 होता है, ठीक। -7 होने के लिए यहां पे 4 पाई होना जरूरी है, तो हमारे पास तो 2 पाई है, तो हम क्या करेंगे यहां पे 2 का मल्टीप्लाइड और 2 का डिवाइड। तो F इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, म्यू नॉट बाय 4 पाई I1 I2 बाय हो गया R, साथ में यहां पे 2 चल रहा है, बहुत बढ़िया। तो भैया इस पूरे का वैल्यू 10 टू द पावर -7, I1 का वैल्यू कितना करंट है, दोनों के दोनों 10 एम्पियर, 10 कर दो, 10 कर दिए। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, 10 सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, 10 टू द पावर -2, और साथ में 2 चल रहा है, साथ में 2 चल रहा है। तो अब क्या हो गया, 10 कट गया, 2 बाहर, 10 टू द पावर -7 है +2, कहा होगा रे, हाँ ये 1 भी बचा है ना यहाँ पे, क्या हुआ, माँ का अभी कुटाएगा वो, 4 न्यूटन, 2 इंटू 10 टू द पावर 4। लेकिन रिपल्सिव की अट्रैक्टिव सेम है कि अपोजिट है, सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन होता है कि रिपल्शन होता है, अट्रैक्शन। तो कहाँ आंसर होगा दीदी, ए इज अ करेक्ट आंसर। देखो सीबीएसई क्या क्वेश्चंस बता रहा हूँ यार मैं, सोचो क्या क्वेश्चंस बता रहा हूँ मैं। हाँ 21 को आके पेपर चेक करना बेटे, सारे आपको मिल जाएंगे इसी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। टू लॉन्ग कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, बहुत बढ़िया। एक में कौन सा करंट जा रहा है बेटे, I1, और एक में कौन सा करंट जा रहा है, I2।
दोनों के बीच का डिस्टेंस d इन द सेम डायरेक्शन, द फोर्स एग्जेक्टेड, अब फोर्स कितना आ जाएगा ऑन ईच अदर, तो ये आता है फोर्स F इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई आर I1 I2 L, I1 I2, यहां देख नहीं होगा, उसको ऑफ नहीं होगा, चलो नींद आता आ जाएगा तुम लोगों को। ये किसी का फोन बंद हो गया यार, चालू करो ना भाई, चालू कर भी जाऊंगा तो तो एफ हो गया और नीचे द नाउ द करंट ऑन देम इंक्रीज्ड ऑफ 2 टाइम्स। अब इसमें से जो करंट है ना, एक का क्या कर दिया, करंट बढ़ा दिया, एक का करंट बढ़ा दिया। अभी हाँ लेना पड़ेगा भाई, बक लाइव ऑफ क्या फर्क होता बताओ। ऑफलाइन क्लास में बताता आदमी, नोट करो भाई, बैठ जाता है कंटिन्यू, अभी 1.25 घंटा होगा चिल्ला ही रहा हूँ भाई, और अभी 3 घंटे तक मेरे को चिल्लाना है, ठीक है। तो ये ऑनलाइन का ये फंडा रहता है, तो ऑनलाइन में ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, तो प्लीज़ पे मोर अटेंशन और ध्यान लगा बोर्ड पे। क्या हुआ भाई तुम लोगों को, द फोर्स एक्सेक्टेड एफ ईच अदर, चलो आ गया फोर्स एफ। अब क्या बोलता है, नाउ द करंट इन वन इज देम इंक्रीज ऑफ द ट्वाइस। अब फोर्स कितना होगा, अब क्या कर रहा है, म्यू नॉट बाई 2 पाई आर चल रहा है ना, 2 पाई, एक का करंट को हमने बढ़ा दिया, जो I1 था अब वो 2I1 हो गया, I2, ठीक है। एंड द रिवर्स डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या कर दिया, चेंज कर दिया। द डिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीज 3D, 3 टाइम कर दिया, पहले D था अब वो कितना कर दिया, 3D कर दिया। द न्यू फोर्स बिटवीन देम, समझ में आया यहां तक, तो न्यू फोर्स कितना हो जाएगा भाई, अब अपोजिट डायरेक्शन पे कर दिया, कहां कर दिया, अपोजिट डायरेक्शन पे कर दिया, तो एफ डेस इज इक्वल टू म्यू नॉट 2 पाई I1 I2 बाई D, 2/3 को बाहर कर दिया। क्यों कर दिया बाहर, क्योंकि नंबर्स थे, इस पूरे का वैल्यू था हमारे पास कितना था, तो 2F बाई क्या हो गया 3, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन इसीलिए माइनस। नहीं समझ में आया, कोई चीज रटने की जरूरत तो नहीं पड़ रही है दीदी, समझ में आ रहा क्वेश्चन, इस लेवल का क्वेश्चन बना लोगी या भाई लोग बना लेंगे तो क्या ही हो जाएगा। देखो बहुत सारा दिक्कत भी है दोस्त, 2 लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स ऑफ 5 एम्पियर एंड 12 एम्पियर, देखो वही है फोर्स पर यूनिट लेंथ बोला, पर यूनिट लेंथ का मतलब ये होता है म्यू नॉट बाई क्या था 2 पाई आर, और साथ में I1 साथ में क्या था I2, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू दिया न्यूटन पर मीटर, न्यूटन इसका होता है, मीटर इसका होता है, न्यूटन पर मीटर कितना दिया है 3 × 10⁻⁻⁵। म्यू नॉट मैं क्या करता हूं पता है, 2 का मल्टीप्लाइड किया, 2 का डिवाइड किया, पूछो क्यों, क्योंकि वो 10⁻⁷ हो जाए। और यहाँ पे क्या चल रहा है I1, एक I कितना चल रहा है 5 एम्पियर, दूसरा I कितना चल रहा है 12 एम्पियर, R निकालने बोला है, समझ में। यहां 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड क्यों, नंबर्स के लिए, वेरी गुड। 3 × 10⁻⁻⁵, ये आ जाएगा 10⁻⁷, ये इसके साथ आ गया तो हाँ खाली क्या बचेगा 2, और यहाँ पे क्या बचा 5 × 60 60, R इधर आ जाएगा 10⁻⁷ टू 60, 3 × 10⁻⁵, ये कितना आ जाएगा 20, R इज इक्वल टू 40, आ गया आंसर 40 और 10⁻⁷ + 5, R इज इक्वल टू 40। मैं अभी भी कह रहा हूं भाई, हर क्वेश्चन में कहता हूं कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना, कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं है, आप कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना, कैलकुलेशन कई बार मैं गलत कर देता हूं, ठीक है। तो 10⁻⁻ क्या होगा -2, 10⁻⁻2 मतलब
100 से डिवाइड, एक एक कटा 4/10, तो R इज इक्वल टू 0.4 मीटर, 0.4 मीटर। सी इज द राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। देख लो भैया, एक क्वेश्चन और, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा होगा क्वेश्चन बनाने में। टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर आर सेट पैरेलल टू ईच अदर, दो लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैं, दोनों पैरेलल ईच अदर, ईच करंट आर द सेम डायरेक्शन, ईच कैरीज अ करंट इन द सेम डायरेक्शन एंड सेपरेटेड बिटवीन देम इज 2R। द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिडवे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब सोचो डायरेक्शन की बात करो, दोनों सेम डायरेक्शन पे, इस जगह पे अगर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, भैया देखो करंट भी दोनों में सेम है, दोनों का डिस्टेंस मतलब यहां से R और यहां से भी R, तो मिड पॉइंट पे पूछा। करंट अगर इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इनवर्ट हो जाएगा। दूसरे वाले में करंट इधर फ्लो हो रहा है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट इसके लिए इधर है ना, मिड पे जाना है, तो इसके लिए क्या हो जा रहा, बाहर हो गया। तो मैं देख रहा हूं कि दोनों में करंट सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम आएगा, लेकिन एक इनवर्ड और एक क्या हो रहा है, आउटवर्ड, तो बोथ आर कैंसल टू ईच अदर, दैट मींस द मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स 0। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में? ऑब्जेक्टिव टाइप में यार आप लिख सकते हो, बताऊंगा, सारी चीजें बताएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। वेरी शॉर्ट आंसर से पहले मैं 1 मिनट का मैं ब्रेक लेना चाहता हूं, तो जॉल पी के आता हूं, फिर दौड़ाता हूं आगे। वेरी शॉर्ट आंसर्स में, मूविंग मैग्नेट में वेरी शॉर्ट आंसर्स में हम पहुंच गए। अब इसको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बहुत मस्त क्वेश्चन है, देखिएगा। अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड अ कैरिंग अ करंट I2, मतलब ये जो लूप है इसमें I2 करंट जो है फ्लो हो रहा है, कैप्ट एट अ डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे कैप्ट है, x डिस्टेंस पे कैप्ट है, फ्रॉम इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट I1, इसमें इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, I1 कैरीज कर रहा है, शोन इन द फिगर। ऑब्टेन द एक्सप्रेशंस फॉर द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप, लूप में जो रिजल्टेंट फोर्स है उसके बारे में हमको निकालना। चलो थोड़ा सा ट्राई करते हैं, बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, नेट फोर्स निकालना। अपने को क्या निकालने बोला है, रिजल्टिंग फोर्स। तो मैं आपको 2-3 तरीका बताता हूँ। रिजल्टिंग फोर्स के लिए आप नेट फोर्स निकालो। नेट फोर्स निकालने के लिए मैं डायरेक्शन वाइज लेके चल रहा हूँ ना भाई, तो आप सबसे पहले कौन सा सेक्शन का निकालो, FAB, कोई दिक्कत। फिर किसका निकालो, FBC, फिर FCD और FDA। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पूरा हम नेट फोर्स निकाल सकते हैं। चलो, आपको पता होगा कि अगर वायर ना, दो वायर अगर पैरेलल है तब उसके लिए फॉर्मूला बनाया था हम लोग। अगर दो वायर पैरेलल है, कैसे भी करंट फ्लो हो रहा हो, तो इसके लिए जो फोर्स का वैल्यू था कि उसका लेंथ ले लो, फिर म्यू नॉट, फिर I1 I2, साथ में क्या था 2 पाई, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो मान लो A है, तो ये A आता था। ये फार्मूला था, याद रख लो फार्मूला। ये फार्मूला तब लगता है जब वायर जो होगा पैरेलल होगा। अगर वायर परपेंडिकुलर हो जाता है ना, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, ध्यान रखना। तो मैं देख रहा हूं कि इसमें से 2 सेक्शन हमारे पास ऐसे हैं जो क्या चल रहा है, पैरेलल है, जो परपेंडिकुलर है। एक सेक्शन ये वाला है और एक सेक्शन ये वाला इस वायर के साथ परपेंडिकुलर है। मींस ये दोनों सेक्शन जो है वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ही नहीं। तो कौन कौन सा सेक्शन चल रहा है, AB सेक्शन हमारे पास कौन कौन सा है, AB सेक्शन, AB और सेक्शन CD। ये 2 सेक्शन ऐसे हैं जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ही नहीं। जब फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा तो हम उसका वैल्यू क्या ले लेंगे, 0। तो हमारे पास फाइनली हमारे पास क्या बचा, F नेट BC और क्या चल रहा है, FDA। जब आप पढ़े होंगे पैरेलल वायर वाला तो याद होगा कि दोनों अगर पैरेलल मूव करते हैं ना, अगर वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और एक ही डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो करते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं, और लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में रहता है तब वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। समझ में? तो अभी यहां पे मैं देखता हूं, अब मेरे पास जो बचा हुआ वो सेक्शन सबसे पहले AD ले लेता हूं।
तो मैं देख रहा हूं कि ये और इसका दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। अपोजिट है मतलब क्या लगेगा, रिपल्शन होगा। चलो तो मैं एफ नेट इसकी अगर बात करूं, इसका अगर फार्मूले के इस फार्मूले से अगर बात करूं तो एल को हम क्या करते हैं, यहां लेके आ जाते हैं। एल इज अ सेक्शन ऑफ द वायर, उस वायर का सेक्शन होता है L, ठीक है। तो एफ, तो इस पूरे का जो फार्मूला होगा वो होगा म्यू नॉट 2 पाई I1 I2, डिस्टेंस x चल रहा है तो x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सॉरी x होगा, x स्क्वायर नहीं होता, x होता है, ठीक। अब यहां से यहां तक का जो सेक्शन का है वो कितना चल रहा है, वो a चल रहा है। समझ में आ गया? तो ये मेरा क्या निकला, ये फर्स्ट का निकला, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सेकंड की बात करूंगा तो मैं माइनस लगाऊंगा। क्यों माइनस लगाया पूछो, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, तो ये दोनों आपस में क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो ये अगर अट्रैक्ट करता है तो उस डायरेक्शन में, उस कंडीशन में हमारे पास जो फार्मूला होगा म्यू नॉट 2 पाई I1 I2। अब डिस्टेंस देखो इस वायर का, इस वायर के साथ जो कंप्लीट डिस्टेंस बनेगा वो x प्लस ए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस ए, और सेक्शन ऑफ द वायर अभी भी क्या चल रहा है, ए चल रहा है। क्लियर है? माइनस क्यों लगाया, रीजन क्या है, माइनस इसमें क्यों नहीं लगा, तो याद रखना ये इसके नियरेस्ट है तो रिपेल ज्यादा होगा, ये इससे फार डिस्टेंस पे मतलब दूर है, मतलब उससे क्या होगा, रिपल्शन तो होगा, अट्रैक्शन तो होगा लेकिन कम होगा। जितना रिपल्शन होगा उससे कम अट्रैक्शन होगा। नहीं समझ में? चलो इन सब में कुछ दिख रहा है, एफ नेट कुछ कॉमन है, म्यू नॉट 2 पाई I1 I2 साथ में a, तो अंदर क्या बचा, 1/x माइनस 1/x प्लस a। तो एफ नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 a x प्लस a माइनस एक्स, और नीचे चल रहा है x x प्लस a चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं इसको। एफ नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 a, x कट गया तो वहां पे बचा है x प्लस ए, म्यू नॉट 2 पाई I1 I2 a स्क्वायर x प्लस ए। ये बन गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। देख लें अच्छे से, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं डाउट या सके शंका हो पूछो। बन जाएगा, बन गया था पहले, नहीं बना था, अब समझ में आया। चलो अब एक और क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, एन अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होता है, ठीक है, 2 प्रोटॉन होते हैं अल्फा पार्टिकल में, हम पढ़े हुए हैं, ठीक है, और मास का कंपेयर करें तो 4 टाइम्स ऑफ द प्रोटॉन। एन अल्फा पार्टिकल इज मूविंग इन अ वेलोसिटी v, एक अल्फा पार्टिकल है वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, बहुत बढ़िया। इंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस दिया मतलब इनवर्ड है, डॉट देता तो क्या होता, आउटवर्ड है। तो आप ये सोचो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत सारा इनवर्ड है और यहाँ से एक पार्टिकल मूव कर रहा है। एज शोन इन द फिगर, द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, वो तो दिख ही रहा है, परपेंडिकुलर है। एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, द सेम रीजन। अब देखो जब ये इधर मूव करेगा तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता भैया, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये इधर मूव कर रहा है तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर, मतलब अनफॉर्चुनेट ये डाइवर्ट होगा किधर, ऊपर डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड सो दैट द अल्फा पार्टिकल पासेस अनडेविएटेड, मतलब हम यहां पे
इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, जिससे ये क्या ना हो जाए, ये ऊपर जो जा रहा है वो ना जाके सीधे सीधे निकल जाए, ये ऐसा ना जाके कैसा निकल जाए, ऐसा निकल जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी मैं देख रहा हूं कि जो फर्स्ट कंडीशन है, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये किधर मूव कर रहा था, टूवर्ड्स अप। ओके, अब इसी डायरेक्शन में अगर पार्टिकल मूव, क्या नाम, अल्फा पार्टिकल अगर मूव करता है, तो मुझ में चाहता हूं कि वो अनडाइवर्टेड होकर यहां से निकले, तो उसके लिए मस्ट टू बी मुझे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने बोल रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, किधर लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लगाएंगे, ताकि ये जो है ना, ताकि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगाओगे तो ये इधर जा रहा है ना, वो इधर जाने के बजाय इससे अट्रैक्ट होके वो सीधे निकल जाए। नहीं समझ में? तो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, टुवर्ड्स डाउन। समझ में आ गया, टुवर्ड्स डाउन, ध्यान से समझना। अब क्या बोलता है, विदाउट एनी चेंज द इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेटिक फील्ड, electric and magnetic field, the alpha particle is replaced by the following particle. Proton moving with a velocity v. v कौन मूव कर रहा है, वेलोसिटी v से प्रोटॉन मूव कर रहा है। चलो, जब प्रोटॉन मूव कर रहा है ना, तो उसके लिए फार्मूला क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इस पे लग रहा है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा है, किस पे, प्रोटॉन पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैं ई ले लेता हूँ, ई और साथ में ई, ये पता होगा आपको, ये एग्जैक्टली क्यू ई वाला फार्मूला है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत है। इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सबसे बेसिक फार्मूला, 12th पढ़ रहे हो, अगर ये फार्मूला नहीं आ रहा तो फिर 12th पढ़ना सब चीज़ से बेकार है फिर, है ना। अब इसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है भैया, वो होता क्यू इज इक्वल टू वी क्रॉस बी होता है। तो अगर हम डायरेक्शन को अगर निकाल दें, अगर देख रहे हैं कि भैया ये इधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ट है, तो दोनों के बीच में कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, क्यू वी बी साइन थीटा, और साइन थीटा का वैल्यू 90, तो क्यू वी बी साइन 90 का वैल्यू होगा 1, साइन 90 का वैल्यू 1, तो क्यू वी और क्या हो गया बी। तो ये फोर्स आ गया, बहुत बढ़िया। जब इनको कंपेयर करेंगे अपन, जब इनको कंपेयर करेंगे, क्योंकि बोथ आर सेम, अनडिफ्लेक्टेड के लिए दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उतनी मैग्नेटिक फील्ड लगना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू ई और साथ में क्या चल रहा है, क्यू बी बी। तो मैं देख रहा हूँ कि ये हमारा एक स्पेसिफिक फार्मूला बन गया बी बी, समझ में। तो यहाँ पे बोला प्रोटॉन मूविंग विद अ वेलोसिटी v, तो वेलोसिटी v से अगर मूव करेगा तो उसके लिए रिलेशन हमारा परफेक्ट है। अब आगे क्या बोलता, इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ वेलोसिटी v/2। अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और किस स्पीड से मूव कर रहा है, v/2। जब इलेक्ट्रॉन v/2 से मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन का अगर मैं सेकंड केस की अगर बात करूं, तो जो मेरा फार्मूला था E इज इक्वल टू v/2, अब जो फोर्स, जो वेलोसिटी v था वो v/2 हो गया, मतलब वेलोसिटी हाफ हो गया, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में कौन मूव करता, इलेक्ट्रॉन मूव करता, पता है कि नहीं पता है। इलेक्ट्रिक करंट दो टाइप का होता है, एक होता है कन्वेंशनल करंट और एक क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। कन्वेंशनल करंट में पॉजिटिव चार्ज को हम ये करते टारगेट करते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट में हम किसको टारगेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को टारगेट करते हैं। तो अब अगर मान लो अगर हाफ हो गया है, अगर उसकी स्पीड अगर हाफ हो गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जैसे का वैसे एग्जिस्ट करता है, तो ये किधर भाग जाएगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर देन मस्ट टू बी द मैग्नेटिक फील्ड। तो जो अब आपको लगेगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो गया है, तो पार्टिकल को तो नीचे आना चाहिए, है ना भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा एग्जिस्ट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, कम कर रहा है। कैसे, अभी तो बताया ना फॉर्मूला, आप ऐसे देखो ना, इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या होता है, ई और ई हो जाएगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फोर्स की अगर बात करूं, तो मैग्नेटिक फोर्स में क्या हो जाएगा, ई v/2 और b और साइन थीटा का वैल्यू 1 ले लेना, साइन 90 का वैल्यू 1 ले लेना b/2। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया,
आधा हो गया। जब मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस क्या होगा, ज्यादा होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिपेल करके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। पता है कि नहीं पता? तो इसीलिए वो कहां जाएगा, ऊपर चला जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको बनना चाहिए। कोई डाउट, कोई सा क्या शंका हो देख लो भैया। आगे अब यहां पे एक और क्वेश्चन आ गया है। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप आर। एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप आर, बताओ फॉर्मूला क्या होता है इसका। रेडियस मान लो ए है, रेडियस आर बोला है ना, तो आर ले लेते हैं। तो यहां पे एक पॉइंट है, ठीक है। करंट कितना फ्लो कर रहा है, 2I करंट फ्लो कर रहा है, 2I करंट। और कौन से डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, एक्स वाई, मान लो एक्स और जेड ये, तो ये वाई डायरेक्शन पे है। फॉर्मूला बताओ। प्लेन द मैग्नेटिक फील्ड ना, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इज अ रेडियस, फिर 2A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। इट इज अ परफेक्ट फार्मूला। और याद रख लेना, मैं कुछ चीजें बता दे रहा हूं। ए इज अ रेडियस, ए क्या है, रेडियस है। व्हाट इज एक्स, एक्स इज अ डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। कहां से, वो सेंटर से डिस्टेंस है। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। अब B इज इक्वल टू, मैं इसके अकॉर्डिंग अगर रखता हूं म्यू नॉट, सबसे पहले N, तो यहां पे सिंगल वायर है, कोई टेंशन नहीं है। I के जगह पे करंट कितना फ्लो हो रहा है, अब 2I करंट फ्लो हो रहा है, क्वेश्चन में गिवन है। A क्या है, A इज द रेडियस, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, 2A इज इट इज आर स्क्वायर। Y एक्सिस में डिस्टेंस Y ले लेता हूं, तो Y स्क्वायर 3/2 पावर में। अब आता है वो XY प्लेन में मूव कर रहा है, तो XY प्लेन में अगर 2I देखो ऐसे बाहर आ रहा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स Y एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लूंगा, इट इज J वेक्टर, इट इज अ J वेक्टर। कैसे, ऐसे है ना। अगर अपोजिट होता, अगर अपोजिट होता है, एंटी क्लॉक है, और वैसे भी हमने पढ़ा है ना एंटी क्लॉक में टूवर्ड्स इधर होगा। अगर अपोजिट होता तो नेगेटिव, क्लॉकवाइज होता तो नेगेटिव डायरेक्शन ऐसे। ठीक, चलो देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पे क्या दिया हुआ है। In the figure, the long straight wire of a circular cross section radius, सबसे पहला चीज ना, मस्त क्वेश्चन है, आपको बहुत सारी चीज पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं बताता हूं। चलो चलो ध्यान से देखना। A figure shown a long straight wire of cross section of radius A। इसका रेडियस कितना दिया, A। जो क्रॉस सेक्शन का जो मेन रेडियस है दैट इज A। ठीक, स्टडी करंट मतलब एक जैसा करंट, करंट में वेरिएशन नहीं आ रहा है। स्टडी करंट I, चलो करंट I फ्लो हो रहा है। द करंट I इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन, सब में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बहुत बढ़िया। डिराइव द एक्सप्रेशंस फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन। तो हमारे पास दो रीजन में हमको वैल्यूज निकालना है। तो फर्स्ट रीजन में क्या बोला है कि जो A है ना, जो R होगा, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट होगा,
बैग को सामने लगा दे, वाइट रिफ्लेक्ट करता है। चलो अब चुपचाप देखो, अभी खत्म हो जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन बता दिया हूँ मैं। देखो ओ, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या बोलता है कि आर एक पॉइंट लो जो ए से छोटा हो। आर अगर एक पॉइंट लेता हूं जो ए से छोटा होगा, मान लेता हूं यहां पे एक पॉइंट है पी जिसका रेडियस कितना है आर है, ठीक। अब सब में करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, टोटल करंट। तो अब यहां जो रीजन बन रहा है, यहां पे एक रीजन बनेगा, यहां पे एक रीजन बनेगा, मैं दिखा देता हूं। ठीक है, यहां पे एक रीजन बना, ये वाला, ठीक। इस वाले रीजन पे सेम करंट फ्लो होगा कि डिफरेंट करंट फ्लो होगा, यही तो फर्क है। सीबीएसई वाला बच्चा बोलता है कि मुझे डेरिवेशन बताओ, मुझे डेरिवेशन बताओ। भैया डेरिवेशन जैसा आपके बुक में दिया ना, वैसे पटक के नहीं देता सीबीएसई। ऐसा देता तो रिजल्ट हर, अभी 21 को पेपर है, 22 को देखना पेपर के अगले दिन का फ्रंट में आएगा, टफेस्ट पेपर एवर। रीजन बताता हूँ भैया, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टोटल करंट आई है, ठीक है। तो आई में से कुछ पार्ट इसमें फ्लो हो रहा है, क्यों पूछो। अब यार सोचो, एक मैं बकेट लेता हूं और बकेट में मैं बहुत सारा क्या रख दिया हूं, एप्पल को रखा हूं, और मुझे एक स्पेसिफिक एरिया का एप्पल चाहिए। तो क्या जो पूरा एप्पल है वही आ जाएगा उसमें कि कम पार्ट आएगा उसमें? तो इसमें करंट का वैल्यू चेंज हो जाता है। तो यहां पे जो करंट फ्लो हो रहा है उसको अपन क्या लेते हैं, आई डैश। क्या ले लिए, आई डैश। ये सीखना है, ठीक। ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द यूनिफॉर्मली करंट हम क्या निकाल सकते हैं, करंट डेंसिटी। अकॉर्डिंग टू करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, आई बाई ए। अगर ए एरिया की अगर बात करूं, अगर मैं पूरा होल ले रहा हूं तो उसमें करंट क्या फ्लो रहा था, आई एरिया ए। देखोगे तो वो कैसा था, बोला है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो कितना हो जाएगा पाई, और बाहर वाले का कितना रेडियस है, ए स्क्वायर। तो ये जे आ गया। अब अगर मैं अंदर की बात करूं, क्योंकि डेंसिटी सेम होता है, अब अगर भाई बकेट में एक एप्पल खाऊं या कहीं से भी एक एप्पल खाऊं, टेस्ट तो मुझे सेम आएगा, समझ में। तो ये ए डैश हो गया, और इसका जो एरिया होगा वो ए डैश हो जाएगा। तो आई डैश एरिया किस वाले का ले रहे हो आप, अंदर वाले का। अगर करंट अंदर वाले करंट अगर आई डैश है तो उसका एरिया और उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब दोनों डेंसिटी सेम है तो कंपेयर करो डेंसिटी, तो आई पाई ए स्क्वायर, आई डैश पाई आर स्क्वायर। दोनों में कुछ कैंसिल हो रहा है, पाई पाई कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, आई ए स्क्वायर आई डैश आर स्क्वायर। आई डैश का अगर बात निकालता हूं तो आई ए स्क्वायर साथ में होगा आर स्क्वायर, ये आ गया। अब ध्यान रखना, मेन होता करंट निकालना, हमने करंट निकाल दिया। क्या बोलता है इस वाले में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। सर्कुलर लूप में जब भी अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो हम एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ, क्या था भैया एम्पियर सर्किटल लॉ, बी डी एल। अभी आराम से बैठो, है ना। डैश, डैश क्यों लिया, क्योंकि मुझे अंदर का करंट निकालना है दोस्त, समझ में। इन दोनों को सॉल्व करोगे, बी डी एल कॉस थीटा आएगा, म्यू नॉट आई डैश। आई डैश का वैल्यू हमने क्या निकाला है, आई ए स्क्वायर आर स्क्वायर। कॉस थीटा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड लूप मैक्सिमम टाइम पे सेम होता है, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो, मैक्सिमम टाइम पे जीरो। तो अब अगर थीटा का वैल्यू जीरो हो गया तो हमारे पास क्या बचा है, बी डी एल कॉस जीरो, और यहां पे क्या बचा है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय क्या आ गया, ए स्क्वायर।
कॉस जीरो का वैल्यू बच्चों हम बचपन से जानते हैं 1, तो यहां पे कितना आ गया b dl म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब इन दोनों से अगर मैं इसको बाहर निकाल देता हूं, क्योंकि इट इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्या है वो यूनिफॉर्म एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड है। स्टडी द फिगर शोन द रेडियस ऑफ द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट द मैग्नेटिक फील्ड। हम मान लेते हैं कि रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है, करंट अगर सेम फ्लो रहा तो वही बनेगा, तो ये आ गया dl। अब dl का जो वैल्यू है वो आपको निकालना आना चाहिए। dl किसका निकाल रहे हैं यार, हमको ये वाला पार्ट का निकाल रहे हैं। dl जोड़ूंगा, इट इज अ कंप्लीट टू द वन सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर मैं बात करूं तो ये dl का जो वैल्यू होगा वो होगा 2 पाई r होगा। तो b इज इक्वल टू यहां पे आ गया 2 पाई r, और यहां पे म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि आर आर यहां से कट गया, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला बना है वो अब क्या बचा, म्यू नॉट आई आर, और यहां पे आ गया 2 पाई, यहां से डिनोमिनेटर में चला गया ए स्क्वायर। गौर से देखोगे तो कांस्टेंट क्या है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, करंट है, स्टडी करंट फ्लो हो रहा है, 2 पाई कांस्टेंट है, ए स्क्वायर रेडियस इसका फिक्स्ड है। तो हम अगर देखेंगे तो b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, r है। किस केस में, व्हेन r लेस देन टू a, समझ में। लेकिन इसी में एक सेकंड केस पूछा हुआ, क्या पूछा हुआ, r इज ग्रेटर देन ए। r अगर ग्रेटर देन ए है तो सेकंड केस में मैं डिस्कस करता हूं। तो सेकंड केस ध्यान देंगे, सेकंड केस में हम अगर बात करते हैं, अरे ये क्या होगा भाई, ये ऐसा, ठीक है। अब मान लो ये ऐसा ही है, यहाँ पे एक ऐसा है, नहीं चलो हम इसको हटा ही देते हैं, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। आर इसका रेडियस कितना लिया था, ए इसका रेडियस है। अब जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो आर इससे बाहर है, तो आपको दिख ही रहा हो कि आर ग्रेटर देन ए है। अब अगर इसमें सर्कुलर, अगर इसमें अगर बात करूं तो एम्पियर सर्किट लॉ क्या बताता, बी साथ में dl म्यू नॉट, टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा, आई तो करंट फ्लो हो रहा उसके अंदर, जैसे इससे पहले इसको लिए थे तो इसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा था, आई डिस। अब हम बाहर आ गए, तो बाहर आए तो टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई। अब अगर बी dl की बात करूं, बी dl cos थीटा म्यू नॉट आई, तो थीटा का वैल्यू होगा 0। थीटा का वैल्यू मोस्टली केसेस में हम क्या करते हैं, 0 देता है। तो यहां पे कितना आ जाएगा, बी dl म्यू नॉट आई, और dl का वैल्यू कितना होगा, b बाहर आ जाएगा, तो dl म्यू नॉट आई, तो यहां पे बनाता है एक सर्कुलर लूप बनाएगा, तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 पाई आर। बता दो ना, एक एम्पीरियन लूप बनाएगा, एम्पियर सर्किट लॉ पढ़े हो तो पता होगा, एम्पीरियन लूप बनाएगा, और यहां पे कितना होगा, म्यू नॉट आई। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई कितना होगा, 2 पाई आर। अगर देखा जाए तो r वेरी कर रहा है, तो r अगर वेरी कर रहा तो दीज आर कांस्टेंट। तो b इज अ यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r। तो दोनों केसेस को अच्छे से देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से देख लो, इंपॉर्टेंट है।
चालू नहीं किया था माइक। इस टाइप के क्वेश्चन में टोटल 4 सेक्शंस है। फर्स्ट सेक्शन, अरे क्या हो जाता है यार कभी कभी। अब इस वाले क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो बी नेट में टोटल कितने सेक्शन है? 4 सेक्शन। कैसे सेक्शन पता चलता? तो जिन बच्चों को सेक्शन देखना नहीं आता, याद रखना ये एक वायर का पार्ट है, ये एक वायर का पार्ट है, ये एक वायर का पार्ट है और ये एक वायर का पार्ट है। टोटल 4 पार्ट है इस वायर में। अगर 4 पार्ट है तो अगर इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, लिखता हूं, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? बी मैं एडी लिख देता हूं, ए से डी, ठीक है। सेक्शन क्या लिखूंगा फिर? ए से बी, जहां से करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्शन देखना ना। फिर बी से सी, फिर क्या हो रहा है? सी से डी। एक चीज याद रखना, हम पढ़े हुए हैं, बायोसेवर्ट बोलता है कि भैया अगर कोई वायर है ना तो वायर के अलोंग अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो 0 होता है। अगर ये वायर है, इस वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 0 होगा। तो ये वायर है और ऑब्जर्वेशन पॉइंट उसी में आ रहा है, मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो बचा क्या? 2 लोग बचे। कितने बचे? 2। तो एडी का वैल्यू हो गया 0 और किसका वैल्यू? बीसी का वैल्यू हो गया 0। तो हमारे पास जो बचे हैं बी नेट इज इक्वल टू बी ए बी। अब डायरेक्शंस देखना है आपको, बी सी डी। अब अगर मान लो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इनवर्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इसमें? इनवर्ड होगा। नहीं समझ में? ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर है और करंट ऊपर, देखो ऐसे ऊपर वाले में ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा? बाहर होगा, मतलब डॉट। नहीं समझ में आया? अब एक में क्या चल रहा है? क्रॉस, और एक में डॉट, तो दोनों का डायरेक्शन अलग होगा, इसलिए हम क्या लगा दिए? माइनस लगा दिए। नहीं समझ में? अब आता मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकालने के लिए। तो कोई भी सर्कुलर लूप देगा तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई ए, जो भी डिस्टेंस होगा ए, साथ में लेते हैं थीटा, साथ में लेते हैं थीटा। थीटा इज अ एंगल। तो देखो सबसे फर्स्ट अगर मैं निकालता हूं बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई, सॉरी 4 पाई होता है ना, करेक्शन कर लेना भैया, 4 पाई। अगर इस सेक्शन की बात करूं तो डिस्टेंस कितना है इसका? आर। तो 4 पाई आर, और एंगल क्या चल रहा है यहां पे? थीटा। इस वाले सेक्शन की अगर बात करूं तो म्यू नॉट 4 पाई आई कैपिटल आर, साथ में थीटा। खत्म। ऐसे क्वेश्चंस आता है, प्रैक्टिस करोगे तभी परफेक्शन आएगा भाई। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, साथ में थीटा भी ले लो, 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर। बाकी जैसे सॉल्व करना है आप कर लेना। मस्त क्वेश्चन था, देख लो, डाउट हो पूछो। बन गया? तो तुम कितना बना ली थी इसमें टोटल? चलो ठीक है, मैं समझ गया, मैं समझ गया। 2 वेरी स्मॉल आइडेंटिकल सर्कुलर लूप 1 and 2, ठीक है, carrying equal current I, place the vertically with respect to the place of the paper, चलो ठीक है, plane of the paper, with their geometrical axis perpendicular to the x, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मान लो इसमें करंट, सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्शंस।
इस वाले के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालते हैं हम लोग, वो क्या निकलता, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर 2a² x² 3/2। ये फॉर्मूला याद रखना है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। थोड़ी देर जादू तो ना कर रहा भाई तू। थोड़ी देर पहले भी ये फॉर्मूला बताया था, दिखा, एक्सिस के लिए। तो यहां पे आ गया, सिंगल टर्न है, तो सबसे पहले हमको करंट का डायरेक्शन देखना है। ए क्या है, इसका रेडियस बोला है क्या, करंट कैरिंग विथ रिस्पेक्ट आई अ वेरी स्मॉल ना डिस्टेंस है, आइडेंटिकल लूप कैरीज करंट। नहीं दिया तो अपन यही मान के चलते हैं, देखो एक्स डिस्टेंस भी दिया है, तो हम यही फार्मूला लेके चलते हैं। एक चीज नोटिस करो, दोनों आइडेंटिकल है, स्मॉल आइडेंटिकल सर्कल, मतलब इसका रेडियस अगर ए है तो इसका भी रेडियस कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, दोनों का रेडियस सेम हो गया। तो ये फार्मूला गौर से देखोगे तो दोनों के लिए एक्स भी है, तो दोनों के लिए B1 और B2 के लिए फॉर्मूला सेम ही निकलेगा, ठीक है, क्योंकि एक्स डिस्टेंस पे निकालने बोल रहा है। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर करंट इधर फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ये सर्कल है भाई, सर्कुलर है। अगर करंट ऐसे अंदर जा रहा है ना, करंट अंदर जा रहा है, ऐसे 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 घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ना, अरे ऐसा लूप है, लूप ऐसा है, करंट जा रहा है अंदर, दिखा, दिखा नहीं दिखा भाई, अरे चूड़ी उड़ी कोई पहना है क्या, ये लूप है, ये ऐसा है, तो ये ऐसा अगर करंट जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, B1 डायरेक्शन। इसमें करंट किधर फ्लो हो रहा भाई, इसमें बाहर ऐसे जा रहा है ना बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, अपवर्ड्स। तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर निकलेगा, निकला, और कितने डिग्री पे, 90। पता होगा पैरेललोग्राम थ्योरम, B² इज इक्वल टू B1² B2²। जरूरत नहीं, डायरेक्ट पाइथागोरस से भी कर सकते, लेकिन मैं थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूं, B1 B2 cos थीटा, थीटा इज इक्वल टू 90। तो B² इज इक्वल टू B1 B2 दोनों सेम है, तो B1², B2 के जगह पे भी मैं क्या लिख लिया, B1 2 B1 B1 cos 90, cos 90 का वैल्यू 0, तो क्या बचा 2B1², B इज इक्वल टू रूट 2B1², तो B इज इक्वल टू √2, और ये होगा B1, तो √2, द वैल्यू ऑफ V1 म्यू नॉट NIA² by 2a² x² 3/2। इट इज अ राइट आंसर। नहीं समझ में, नहीं समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं ना, CBSE इसी में खेलता है, डायग्राम बना देगा, कुछ बना देगा, आपको बनना चाहिए। नहीं समझ में, क्लियर है, डाउट है कहीं पे, चलो। राइट द एक्सप्रेशंस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द एक्सप्रेशंस फॉर द फोर्स F एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल of charge q moving velocity v presence क्या presence on both electric and magnetic field। इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो सबसे पहले अपने को फोर्स निकाल लेते हैं। तो अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एग्जिस्ट करता है, चार्ज बोला है कि इलेक्ट्रॉन बोला दीदी, चार्ज बोला है, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या हो जाएगा, क्यू V क्रॉस B हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो जो नेट फोर्स लगता है ना दोस्त, जो नेट फोर्स लगेगा वो Fe प्लस क्या हो जाएगा, Fm हो जाएगा। तो F नेट इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा Q E प्लस Q V क्रॉस B हुआ। दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, गौर से देखो। F नेट इज इक्वल टू Q
साथ में क्या बचा, E प्लस V क्रॉस B, इट इज अ फॉर्मूला। लेकिन आगे चल के क्या बोलता है, ऑब्टेन द कंडीशन अंडर विच द पार्टिकल मूव्स अनडिफ्लेक्टेड। अनडिफ्लेक्टेड का मतलब जब द नेट फोर्स बिकम्स जीरो, उसमें दोनों फोर्स क्या होगा, जीरो। क्यों जीरो होगा इसका मतलब बताओ। देखो अगर थोड़ी देर पहले हमने एक केस पढ़ा था, याद होगा, थोड़ी देर पहले हमने एक केस पढ़ा था, अगर पार्टिकल इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो वो सीधे चला जा रहा है, मतलब जितना मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है उतना ही क्या लगा रहा है, तो दोनों का वैल्यू, दोनों एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। मतलब नेट फोर्स कितना होगा उस पर, जीरो होगा। मतलब अनडिफ्लेक्टेड का मतलब मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा एक दोस्त उधर बुला रहा, मैं उधर घूम ही रहा था कि इधर एक दोस्त बुला दिया, मैं कंफ्यूज हो गया, भाई दोनों मेरे अच्छे दोस्त हैं, नहीं जाऊंगा तो बुरे मान जाएंगे, तो मैं किधर चला गया, सीधा। तो दोनों का इफेक्ट क्या हो गया, जीरो। पहली बार बंदे को पूरे फिजिक्स में कुछ समझ में आया, इसे किया वो बहुत बढ़िया। तो क्यू बी बी और ये क्या होगा, जीरो, ये इधर हो जाएगा और इसको ट्रांसफर कर दो V क्रॉस B, E को हटाओ, इसको चेंज कर दोगे ना तो माइनस जो है प्लस हो जाता है, V क्रॉस B, समझे। अब अगर दोनों का डायरेक्शन देखोगे ना, अगर अनडिफ्लेक्टेड हो जा रहा है, दोनों का अगर डायरेक्शन देखोगे, अगर अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है ना, तो बी वी साइन हो जाएगा 90। क्यों, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, चार्ज किधर जा रहा है, दोनों 90 डिग्री हुए कि नहीं हुए। यही एक्सप्रेशन निकालना था, घूर लो अच्छे से। नहीं समझ में, डाउट है कहीं पे, देखो और आगे बता रहा हूँ, थोड़ा टेस्ट करके चेक करके आ रहा हूँ।